सुलेमान ने बहुत तपे हुए अंदाज में हुरैन को फ़ोन किया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो पहले इसका काम तमाम करे और फिर हातिम को पूछे, वो एक घरेलू लड़की, तुमने ये क्या ड्रामे लगा रखे हैं? तुम्हें पता भी है कि बाबा तुम्हारी वजह से कितने परेशान है और तुम हो कि वहाँ जाकर इन्हीं जैसी ही बन बैठी हो। वो बहुत गुस्से में था। क्या हो गया है भाई, और ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? वो भी अपने नाम की हुरैन थी। मुझसे पूछ रही हो कि क्या हो गया? तुम वहाँ हातिम मंजूर को बर्बाद करने गई थी। अपना काम जल्द ख़त्म करो और यहाँ वापस आ जाओ। ज़्यादा घरेलू बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वरना मेरे हाथों से बच नहीं पाओगी। इसका बस नहीं चल रहा था कि फ़ोन में से निकल कर इसका गला दबा दे। भूल गए तुम कि जब भी तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो हातिम ने तुम्हारा क्या हाल किया? वो दिन गए जब मैं तुम्हारे रोब में आ जाती थी। अब मैं हातिम मंजूर की बीवी हूँ और मुझसे कोई उल्टी बात मत करना सुलेमान, वरना मैं हातिम से ज़्यादा खूनखार हूँ। हुरैन दू बदू बोली तो इसकी सिट्टी गुम हो गई। यानी कि अब तुम हमें भी धमका रही हो? शाबाश है भाई, यानी कि दोनों पार्टियां बेक हो गई हैं और मुझे इसके साथ साथ तुम्हारा भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो खा जाने वाले अंदाज में बोला तो हुरैन की हंसी निकल गई। जैसे तुमने पहले किया था मेरा बंदोबस्त, मुझे हॉस्पिटल से अगवा करवा कर अपने वेयर हाउस में रखने का, लेकिन देख लिया वो वहाँ भी कैसे पहुँच गया था और मुझे वापस हॉस्पिटल छोड़कर बाजियाब करवाने का क्रेडिट भी नहीं लिया। हुरैन इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली तो इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, खुद ही अगवा करवाता है और फिर खुद ही तुम्हें बाजियाब करके तुमसे सारे राज उगलवाता रहा है। वो जो तुम हमारी बातें छुप कर सुनती थी, मैं तो तुम्हें सिर्फ झूठा समझती थी सुलेमान, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम झूठा होने के साथ साथ बुज़दिल भी हो। हुरैन अफसोस से बोली तो वो गुस्से में आकर ओल फोल बकने लगा। मैं तेरा वो हाल करूँगा कमीनी कि तू सारी उम्र याद रखेगी। कल की छोकरी सुलेमान से ज़बान दराजी करती है, तेरी यही ज़ुबान मैंने तेरे हलक से न खींच ली तो मेरा नाम भी सुलेमान नहीं। वो मुगल्लज़ात बकते हुए बोला, कोशिश करके देख ले सुलेमान, मेरा तेरी तरफ पहले भी बहुत उधार निकलता है। और हाँ, अपना नया नाम भी सोच लेना, क्योंकि जो बातें तू कर रहा है इसमें से एक भी सच नहीं होने वाली। हुरैन इसे चैलेंज करते हुए बोली तो वो गुस्से से लाइन काट गया। तेरा तो मैं वो हाल करूँगा कि ना ससुराल की रहेगी और ना मैके की, तो बस थोड़ा इंतज़ार कर लें। वो गुस्से से मुठियाँ भींचते हुए बोला और फ़ोन उठाकर किसी को कॉल मिलाने लगा। वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि इसने जो भी तदबीर की थी वो हमेशा उल्टी इस पर पड़ी थी। ऊपर से जमील साहब ने फ़ोन करके इसका दिमाग अलहदा पिलपिला कर दिया था। वो वाकई में कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन पहले की बात और थी। अब हुरैन भी हातिम के साथ शामिल हो चुकी थी तो वो एक नतीजे पर पहुंच चुका था। शोहर को कुछ कहूँ तो बीवी को आग लग जाती है और बीवी को कुछ कहूँ तो शोहर को, तो क्यों ना बीवी को ही पहले रास्ते से हटाऊँ। इस तरह शोहर वैसे ही अधमरा हो जाएगा और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वो खबासत से मुस्कुराते हुए बोला और दूसरी तरफ लाइन मिल जाने पर बात करने लगा। हातिम अच्छी तरह से जानता था कि इसके खिलाफ क्या साजिश की जा रही है। ये तो शुक्र था कि हुरैन के दिल में इसके लिए मौजूद कदूरत थोड़ी कम हुई थी, वरना तो वो ये सोच कर ही परेशान था कि कैसे इन मामलात को संभालेगा। इस दिन हुई हुरैन से तफसीली बात के बाद सब कुछ काफ़ी हद तक ठीक हो चला था, लेकिन इसे यही धड़का लगा रहता कि कहीं फिर से हुरैन इसके बारे में मनफी तासरात न कायम कर ले। अभी भी वो बैठा यही सोच रहा था कि हुरैन इसके पास चली आई। बात सुनी, मुझे ज़रा बाबा की तरफ तो छोड़ दें, वो संजीदा से लहजे में बोली। खैरियत? ये अचानक बाबा की याद कैसे आ गई और इतनी सीरियस क्यों हो? वो इसे बगौर देखते हुए पूछ बैठा। कुछ बातें हैं जो बाबा से क्लियर करनी है, वापसी पर बताऊंगी, अभी मुझे जाना है। वो हनूज इसी लहजे में बोली तो इसने कांधे उचकाते हुए हामी भर ली। रात न रुकना, तुम जानती हो कि फिर मुझे नींद नहीं आती। वो इस हाल में भी इसे छेड़ने से बाज ना आया था, जबकि वो अपनी मुस्कुराहट दबाती सर हिलाकर कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद वो इसीलिए इसके घर की तरफ जा रहा था। बस कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी बुक करवाई हुई है मैंने, जल्दी तुम्हारे पास होगी। वो ड्राइविंग करते हुए इसे देखकर बोला। अब मुझे क्या ज़रूरत, आप हो ना मुझे लाने ले जाने की ड्यूटी निभाने के लिए। बड़े अरसे बाद हुरैन इसे तंग करने के मूड में थी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे देर सवेर हो ही जाती है, इसलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी इंपोर्ट करवा दी है, जल्दी पाकिस्तान पहुँच जाएगी। इसने अपनी बात ख़त्म करते हुए सीट पर रखे हुरैन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और ये पहली मर्तबा था जब इसने अपना हाथ छुड़वाने की ज़हमत न की। फिर वो इसे जमील साहब के घर उतारते हुए अपनी फैक्ट्री के लिए निकल गया। फैक्ट्री पहुंचकर इसने मुनीर को कॉल मिलाई। आज शहजादे बोल, ये सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई तुझे? मुनीर अपने मखसूस अंदाज में बोला तो इसकी हंसी निकल गई। बहनोई साहब, आपकी याद तो वैसे भी आती रहती है। ये बताएं मेरी बहन की तबीयत कैसी है, इसका ख्याल तो रख रहे हैं ना आप? वो हंसते हुए बोला। भाई साले साहब, मैंने इन्हें और उन्होंने मुझे खुश रखा हुआ है, दुआ करो कि ये खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें। मुनीर खोए हुए लहजे में बोला तो वह सच्चे दिल से आमीन बोल कर रह गया। यार मुनीर भाई, मेरे ससुराल वालों के मसले बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं इन मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हल चाहता हूँ,
दोनों बाप बेटा हाथ धोकर मेरे और मेरी बीवी के पीछे पड़े हुए हैं। ये भी नहीं सोचते कि इनके इन ओछे हथकंडों से इनकी अपनी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। वो परेशानी से बोला और फिर कुछ दिन पहले हुआ लड़की वाला मामला मुनीर के गोश गुजार कर डाला। ये तो बड़ी कमीनी हरकत की इस खाकवानी ने। भाभी का क्या रद्द-ए-अमल आया? मुनीर लामत मलामत करते हुए फ़ौरन से पूछ बैठा। वो तो बहुत हंसीन की इस हरकत पर शुक्र है भाई मेरी बीवी मेरे साथ में है, वरना तो ऐसी बातों पर तलाक़ें हो जाया करती हैं। वो झुरझुरी लेते हुए बोला तो मुनीर हंस पड़ा। बस अगर भाभी तेरे साथ हैं तो फिक्र कैसी, बाकी हम देख लेते हैं कि दोनों बाप बेटे में कितनी तड़प बाकी रह गई है। मुनीर इसे तसल्ली देते हुए बोला तो वो एक सर्द आह भर कर रह गया। चलिए देखते हैं मुनीर भाई, अल्लाह मालिक है। फिर शाम को मुनीर से मुलाकात का बोलते हुए इसने लाइन काट दी और अब तक की हुई सारी बातों पर गौर करने लगा जो खाकवानीज़ इसके साथ कर चुके थे। गाड़ी से तो वो नॉर्मल अंदाज में उतरी थी, लेकिन घर में दाखिल होते ही इसकी तेवरी चढ़ गई और वह लाउंज में खड़ी चीखने चिल्लाने लगी। बाबा, मामा, सुलेमान, कहाँ हैं आप सब? वो गला फाड़ कर चीखी तो मंसूरा बेगम बौखलाई हुई लाउंज में दाखिल हुई। पुरैन बच्चे आप, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? वो परेशानी के आलम में इसे देखते हुए बोली। इनके पीछे जमील साहब भी स्लीपिंग गाउन में चले आए। मैं तो खैरियत ही चाहती हूँ, लेकिन ये आप बाबा से पूछें जो खैरियत होने नहीं दे रहे। वो तीखे चतुनों से बोली तो मंसूरा बेगम ने कुछ न समझते हुए जमील साहब की जानिब देखा। बेगम आप ज़रा चाय बना कर लाएँ, मैं बेटी को ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। जमील साहब ने मंसूरा बेगम को वहाँ से हटाना चाहा। ये कहीं नहीं जाएंगी, अब जो बात होगी इनके सामने होगी। क्यों आप मेरा घर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? कभी मुझे फेक तस्वीर भेजते हैं और कभी वो आपका उबाश बेटा मुझे फ़ोन कर करके बाजारी लैंग्वेज में धमकियाँ देता है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है आपके मसलों से। खुदा के लिए मुझे मेरे घर में खुश रहने दीजिए। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए जमील साहब को देखकर चीखी तो वो आपे से बाहर हो गए। तमीज़ करो लड़की, ये भूल क्यों गई हो कि तुम्हारे सामने इस वक्त तुम्हारा बाप खड़ा है? वो गुस्से से कांपते हुए बोले। मामा ये मुझे बोलते हैं कि हातिम की प्रॉपर्टी और फैक्ट्री के पेपर हथिया कर मैं इससे डाइवोर्स ले लूँ। अब आप ही बताएं कि कोई इंतकाम में इतना अंधा हो सकता है कि अपनी बेटी का ही घर उजाड़ने पर तुल जाए? वो मंसूरा बेगम को देखते हुए बोली जो पहले इसकी बातें सुनकर शौक किसी कैफियत से दो चार थी। बकवास मत करो हुरैन, ये तुम्हारा अपना प्लान था इसे बर्बाद करने का। अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर रहा हूँ। वो आपे से बाहर होते जा रहे थे। आपने वो जाली तस्वीर क्यों भेजी मुझे? क्या हासिल करना चाहते थे आप मुझे वो तस्वीरें भेजकर? वो इनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली तो वो लाजवाब से हो गए। उन्होंने हातिम के पास एक लड़की को भेजा और फिर इसकी तस्वीर एडिट करवा कर मुझे व्हाट्सएप कर दी कि अपने मियाँ के करतूत देख लो। वो मंसूरा बेगम को देखते हुए बोली तो उन्होंने अपना सर थाम लिया। और वो सुलेमान मुझे कहता है कि तेरा वो हाल करूँगा कि सारी उम्र याद रखेगी और वो मेरी ज़ुबान हलक से खींचेगा। कहाँ है वो? बाहर निकल सुलेमान। वो यकीनन अपने हवासों में नहीं थी, इसलिए चीख चिल्ला रही थी। ये क्या कह रही है जमील? आपने ये सब क्यों किया? मंसूरा बेगम जमील साहब को देखते हुए बोली तो उन्होंने झिड़क कर इन्हें खामोश करवा दिया। तुम बीच में मत पड़ो मंसूरा, अपनी हैसियत के मुताबिक बात किया करो। वो इस पर आया सारा गुस्सा मंसूरा बेगम पर निकालना शुरू हो गए। कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें कुछ भी कहने की। बेहतर होगा कि आप और सुलेमान मेरे घर से दूर रहें, क्योंकि जितनी बदगुमानी आप मेरे और हातिम के बीच में पैदा कर चुके हैं इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं। वो सारे लिहाज बलाए ताक रखते हुए बोली, तुम्हारा वो शोहर नामदार ही बड़ा फनकार, मैंने इसे अपनी बेटी दी और वो ही तुमको वरगलाने पर तुला हुआ है। जमील साहब हातिम पर सारे इल्ज़ाम धरते हुए बोले तो इसे तो आगे लग गई। इसने झट से मोबाइल पर हातिम का नंबर मिलाया। हातिम जहाँ भी हैं फ़ौरन मेरे घर पहुँची। इसने बात मुकम्मल करते ही फ़ौरन से कॉल काट दी। जानती थी कि वो वजह जाने बगैर ही उड़कर खाकवानी विला पहुँच जाएगा। ये क्या शोर डाला हुआ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से सुलेमान घर के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वो इसे देखते ही जमील साहब को छोड़कर इसकी तरफ लपकी। मेरा घर ख़राब करोगी? मेरा बुरा हाल करोगी? इतनी हिम्मत है तुम में? बंदा बात करने से पहले अपनी शक्ल ही देख लेता है। वो उंगली उठाकर सुलेमान को इसकी औकात याद करवाते हुए बोली तो वह हक्का बक्का इसे देखेगा। तो तुमने भी वो काम नहीं किया जिसके लिए तुमको वहाँ भेजा गया था? सुलेमान खिसियाना होते हुए बोला। मेरा दिमाग मत ख़राब करो सुलेमान। अगर हातिम को पता भी चल गया कि तुम मुझे क्या धमकियाँ देते रहे हो तो वो तुम्हारा एक मरतबा फिर से जीना हराम कर देगा। वो उंगली उठाकर इसे तंबीह करते हुए बोली तो सुलेमान तैश में आ गया। धमकियाँ किसे दे रही है तू और तेरा वो हातिम, दोनों बस भौंकते ही हैं। मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगा कि फिर कहीं मुँह छुपाने की जगह भी न मिल पाएगी। सुलेमान इसकी हवा में उठी उंगली को पकड़कर इसे मोड़ते हुए बोला तो इसके मुंह से सिसकी निकल गई। उंगली छोड़ो मेरी। वो रूहान सा होते हुए अपनी उंगली छुड़ाने को तगोदो करने लगी। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा अगर आइंदा मेरे साथ इस लहजे में बात करने की कोशिश भी की तो, और इस हातिम को तो मैं सड़क चटवाऊंगा। सुलेमान इसकी उंगली छोड़कर इसे पीछे धकेलते हुए बोला तो वो पीछे मौजूद मेज़ से जा टकराई और मंसूरा बेगम की इसे देखकर चीख निकल गई।
लगता है मेरा जिक्र चल रहा है यहाँ। अचानक हातिम ने दरवाजे से किसी हीरो के से एंट्री मारी। लाइट ब्राउन सनग्लासेस उतारते हुए इसने बारी बारी सबको देखा और फिर सुलेमान के सामने तन कर खड़ा हो गया। सब लोग बशमूल हुरैन के ऐसे खामोश हो गए जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। मंसूरा बेगम की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि एक तरफ इनकी बेटी और दामाद थे तो दूसरी तरफ बेटा और शोहर। जमील साहब भी नज़रें चुरा रहे थे। अलबत्ता सुलेमान डिटाई से हातिम की आंखों में आंखें डाले इसे घूरे जा रहा था। हातिम को जैसे ही हुरैन का फ़ोन मौसूल हुआ, इसे किसी गड़बड़ के हो जाने का एहसास शिद्दत से हुआ। वो सुबह जिस मूड में निकली थी, इसे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़रूर कोई चांद चढ़ाएगी। वो वक़्त ज़ाया किए बगैर निकल पड़ा और मुश्किल से इसे 15 मिनट ही लगे होंगे हुरैन के घर पहुँचने में। अपनी शादी के बाद वो पहली बार इस घर में आया था, लेकिन जैसे ही वो टीवी लाउंज में दाखिल हुआ तो इसने देख लिया कि सुलेमान ने हुरैन की उंगली मरोड़ रखी है और इसे धमकियाँ दे रहा है। इसने बीच में मुदाखलत की और सुलेमान के सामने आ खड़ा हो गया। ये तुमने किससे पूछकर मेरी बीवी को हाथ लगाया और मुझे कौन सी सड़क चटवाने की बात कर रहे हो? ज़रा खुलकर तो बताना। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला तो सुलेमान थोड़ा गड़बड़ा सा गया। मैं यहाँ आपके घर में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। जो बात कहनी है सुलेमान मेरे मुँह पर कहो। इस मामले में मेरी मासूम बीवी का दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग जो भी कर लो इसका दिमाग ख़राब कर भी नहीं सकते, बिकॉज शी लव्स मी। वो इतने यकीन से बोला कि हुरैन चौंक कर इसे देखना शुरू हो गई। और अंकल आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे आपकी अपनी बेटी का घर बर्बाद हो? वो सुलेमान को छोड़कर जमील साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन जवाब में वो भी खामोशी रहे। मैं पूछता हूँ, अगर मेरी ज़ात से आप दोनों को कोई मसला है तो मुझे कहें अभी और इसी वक्त, क्योंकि आइंदा बात फिर इस तरह से नहीं होगी। अब की बार वो दाड़ कर बोला तो जमील साहब ने नज़र उठाकर इसे देखा। तुम्हारी गलती यही थी कि तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, फिर तुमने दूसरी गलती ये की कि हुरैन को इस्तेमाल करना चाहा, और तीसरी गलती मेरे बेटे पर हाथ उठा कर की। जब ऐसी हरकत करोगे जवाब तो फिर आएगा। जमील साहब इसे देखते हुए नफरत से बोले तो इसके होंठों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट छा गई। जब हमारे दरमियान ये तय हो गया कि मैं अब आप लोगों के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो अब इन बातों की कुछ तुक नहीं बनती जमील साहब। वो बेजारी से बोला तो जमील साहब लाजवाब से हो गए। आप मुझे ये बताएं कि हातिम ने ये कब कहा था कि मैं इसे आपके सो कॉल्ड प्लान्स की सारी खबरें देती रही हूँ? हुरैन अचानक से बीच में बोल पड़ी तो जमील साहब ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। तुम एक मिनट चुप रहो हुरो, मैं बात कर रहा हूँ ना। वो हुरैन को चुप करवाते हुए फिर से जमील साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप जानते हैं कि आपकी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है, फिर भी आप दोनों हजरात ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करने में। अगर आपको मुकाबलेबाजी का इतना ही शौक़ पड़ा हुआ है तो बिज़नेस में मेरे साथ मुकाबला करें, जो कि मैं पहले ही हार मानकर खुद ही एक तरफ हो गया हूँ। और ये लेग पुलिंग और बिलो लेवल हरकतें करके आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो मुखातिब तो जमील साहब से था, लेकिन नज़रें इसकी सुलेमान पर ही जमी हुई थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बच्चों जो अब तक बचे रहे हो, लेकिन याद रखना गीदड़ की मौत एक ना एक दिन ज़रूर आती है। सुलेमान इसे देखते हुए नफरत भरे अंदाज में बोला तो हुरैन ने आगे बढ़ते हुए एक थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया और एक लम्हे के लिए वो बौखला सा गया। हातिम एक बार फिर हैरान सा हुरैन को देख रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है हुरैन? बड़ा भाई है वो तुम्हारा और तुम इस पर हाथ उठा रही हो। जमील साहब की बर्दाश्त से बाहर हो गया था अब इस मामले को संभालना, इसलिए झिंझिलाए हुए अंदाज में बोले, आप भी तो देख रहे हैं कि कैसे ये मेरे मुंह पर मेरे शोहर को धमकियों पर धमकियां दिया जा रहा है। वो तनकते हुए बोली तो सुलेमान होश में आया और आगे बढ़ते हुए अपना हाथ हुरैन की गर्दन की तरफ बढ़ाया, लेकिन बीच में हातिम नाम की एक चट्टान मौजूद थी जिसने बरवक्त इसका हवा में मुअल्लक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मैं इस वक्त तुम्हारे घर में मौजूद हूँ, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। अगर दोबारा हुरैन की तरफ हाथ बढ़ाने की गलती की तो इस हाथ को ही तुम्हारे जिस्म से उखाड़ लूँगा। तुम लोग जो भी कर लो, लेकिन हुरैन को कभी मुझसे बदजन नहीं कर पाओगे। वो सुलेमान का हाथ झटकते हुए बोला तो मंसूरा बेगम बीच में आ गई। बेटा तुम इस वक्त हुरैन को लेकर यहाँ से चले जाओ, मामलात ख़राब हो गए तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। मंसूरा बेगम इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली तो इसने फ़ौरन इनके दोनों हाथ थाम लिए। आप क्यों हाथ जोड़ रही हैं आंटी? मैं बस इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हुरैन सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। बेहतर है कि ये दोनों हजरात दिल से ये ख्याल निकाल दें कि मैं इसे या ये मुझे कभी छोड़ेगी। बदले में इन लोगों को मुझसे जो भी चाहिए ये मुझसे मांग सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो चट्टानी लहजे में बोला और फिर अचानक से हुरैन की जानिब मुड़ा। वो जो पेपर्स मैंने इस रात तुमको दिए थे वो इनको दे दिए? इसने हुरैन से कन्फर्म करना चाहा। वो तो मैंने इसी रात फाड़ दिए थे। वो आम से लहजे में बोली तो अपना सर पकड़ कर रह गया। अब इसे समझ में आ रही थी जमील एंड सन की ये बेकरारियाँ। यार तुम भी हद करती हो, दो और जान छुड़ाओ। वो बेजारी से बोला। हरगिज़ नहीं, मैं अपने शोहर की हलाल की कमाई इस तरह से क्यों उड़ा दूँ? हुरैन तनकते हुए बोली तो वो सर पकड़ कर रह गया और इसका हाथ थामते हुए वहाँ से निकलने लगा। ये तो वक्त बताएगा कि तुम दोनों साथ पहले छोड़ते हो या ये दुनिया। तुम दोनों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सुलेमान ने टोक मारना मुनासिब समझा
और यही बात इसके गले पड़ गई। वो जाते जाते पलटा और सुलेमान का गिरबान थाम लिया। फिर मैं भी ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा साला है। साला है तो साला बनकर रह, वरना याद रखना कि हातिम हमेशा तेरे बिल में घुसकर तुझे मारता है। वो चीख कर बोला और एक झटके से इसका गिरबान छोड़ते हुए हुरैन को लिए वहाँ से निकल आया। गार्ड ने देखते ही मेन गेट खोल दिया और इसकी लैंड क्रूज़र तेज़ी से खाकवानी बिला की हदूद अबूर कर गई। इसने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा हुरैन को इतने गुस्से में देखा था। तुम तो सही खूनखार बिल्ली बनी हुई थी। जब तुमने सुलेमान को थप्पड़ मारा तो एक लम्हे के लिए तो मैं डर ही गया था कि ऐसा थप्पड़ मुझे पड़े तो मैं उठ भी ना पाऊँ। वो माहौल में दुराई तलखी को दूर करने की गर्ज से इसे छेड़ते हुए बोला, घर चले हातिम, आप अब कहीं नहीं जाएंगे, आज का दिन मेरे साथ गुजारें। वो इसे देखते हुए बेबसी से बोली तो वो सर हिला कर रह गया। जो हुक्म आप सरकार का, वो नरमी से बोला और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। घर आकर हुरैन खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी जब हातिम जूस का गिलास लिए इसके पास चला आया और इसकी जानिब बढ़ाते हुए इसे मोहब्बत से देखने लगा। मुझे इस सुलेमान की आंखों में तुम्हारे लिए अच्छे आसार नज़र नहीं आए। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना हुरो। मैं नहीं चाहता कि वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाए। इसने हातिम के हाथ से जूस का गिलास लिया तो वो इसके सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, आप बेफिक्र रहें, इसे कैसे डील करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और जूस का सिप लेते हुए बोली, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जल्दी सुलेमान अपनी औकात से गिरी हुई कोई हरकत ज़रूर करेगा। हातिम फिक्रमंदी से बोला तो वह हंस पड़ी। इसकी कोई औकात ही नहीं है तो इसने और क्या औकात से गिरी हुई हरकत करनी है। पहले आप अकेले थे, अब मैं आपके साथ हूँ, कोई देखे तो सही टेढ़ी आंख से। वह अबरूज काटते हुए बोली तो हातिम हंस पड़ा। जी हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि अब मेरी बैग पर आप हैं, अब भला मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हातिम अपनी हंसी दबाते हुए बोला तो इसे घूरने लगी। आपने तो इसका नाम परफेक्ट गर्ल के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया हुआ था ना, देखो कैसी निकली आपकी परफेक्ट गर्ल। वो इसे लिताड़ते हुए बोली तो हातिम एक लम्हे के लिए बौखला सा गया। तुम्हें कैसे पता चला? यार तुम तो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ हो। हातिम बौखलाए हुए लहजे में बोला तो अपना चेहरा फेर गई। इसकी कॉल रिसीव कर ली थी मैंने जब आप मुझे डिनर पर ले गए थे। कॉल उठाते इसकी धमकियाँ स्टार्ट हो गई थी, तभी तो मुझे यकीन सा हो गया कि आप वाकई में मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। हातिम वो तीखे चतूनों से इसे देखते हुए बोली, तो पूछ लेना था ना मुझसे, ऐसे दिल में बातें रखकर तुमने फासला ही बढ़ाया है। हातिम इसके चेहरे पर आई इसकी लिट को इसके कानों के पीछे अड़सते हुए बोला, मैंने 1000 बार पूछा था और आपने एक बारी भी बताने की ज़हमत नहीं की। हर दफ़ा मेरी बात को टाल जाते थे, तो फिर बदगुमानी तो होनी ही थी। वो इसे कॉलर से पकड़ते खींचते हुए बोली तो हाथ में मौजूद गिलास छलक गया और सारा जूस हातिम पर गिर गया। ओह शिट, आई एम सॉरी, ये क्या हो गया? वो बदहवासी से उठने लगी तो हातिम ने फ़ौरन अपने गिरबान में फंसे इसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। रहने दो, जूस ही तो है, कोई बात नहीं। हातिम मदहोशी से बोला तो इसे अदराक हो गया कि अब बात किधर जाने वाली है, इसलिए फ़ौरन से अपना हाथ छुड़वा कर खड़ी हो गई। मुझे जाने दें, ये मैं धो देती हूँ। वो गिलास साइड टेबल पर रखते हुए बोली तो वो हनूज अपनी जगह जम कर बैठा रहा। देना, क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? वो हातिम के यूँ खुद को देखने से कंफ्यूज होती जा रही थी तो हातिम भी इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए खड़ा हो गया और अपनी कमीज़ उतार कर इसके हाथ में थमा दी। कमीज़ उतार देने से वो बरहना हो गया था और इसके मसल्स और सिक्स पैक देखकर वो हैरानी से इसे देखेगी। क्या देख रही हो लड़की? हातिम इसे यूँ अपनी जानिब देखता पाकर अपने जिस्म मज़ीद सख्त कर गया। ये आपने तो बहुत मेंटेन रखा हुआ खुद को यार। वो अजीब से लहजे में बोली और साफ जाहिर था कि इसकी अपनी हालत भी पतली हो चली थी। तुमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, हालांकि ये सब तुम्हारे लिए ही है। हातिम हंसते हुए बोला और इससे पहले कि वो कोई जवाब देती फ़ौरन से अलमारी खोल कर इसमें से एक नई शर्ट निकालता वो वॉशरूम में घुस गया और वो वहीं खड़ी आंखें बंद करते हुए एक सर्द आह भर कर रह गई थी।